हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग आगे यूनिट 1C का जो सेकंड पार्ट है वो पढ़ेंगे, है ना। इसके पहले ऑलरेडी आप लोगों ने सैटरडे संडे को क्विजेज वगैरह एंड अपना जो भी रिवीजन होगा वो कर रखा है। हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ये 1C ख़त्म होगा, मैंने 1D का भी सारा टाइप कर लिया है। 1D जल्दी जल्दी पर डे एक फिलोसोफर का कर लूँगी एंड फिर हम लोग यूनिट 6 करेंगे, ठीक है। यूनिट 6 पहले कर लेंगे ताकि आपका स्टैट वगैरह जो है आप प्रैक्टिस करते रहो, क्वेश्चंस ट्रिक्स वगैरह क्लियर हो जाए। यूनिट 6 करेंगे तो वो हमारा पेपर 2 में भी काम देगा और पेपर 1 में भी काम देगा, तो वैसे ही करेंगे, ठीक है। अप्रोचेस टू सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में हम लोग इतना कुछ देख चुके थे। एजुकेशन सोशियोलॉजी क्या है ना, शिक्षा और समाजशास्त्र। फिर हम लोगों ने जो है डिफरेंट सोशियोलॉजी का डेफिनेशंस देखा था। फिर नेचर ऑफ सोशियोलॉजी पर रखा था। फिर रिलेशन बिटवीन सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन देख रखा था। फिर डिफरेंस बिटवीन सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन एंड एजुकेशन ऑफ सोशियोलॉजी देखा था, जिसमें से एक क्या था प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, तो दूसरा क्या था थियोरेटिकल एप्लीकेशन। एक विद इन द फील्ड था, एक आउट ऑफ द फील्ड था। तो ये सब हम लोग देख चुके थे, राइट। फिर सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन क्या है ये भी देख चुके थे। अब आज हम लोगों को यही पढ़ना है, थियोरेटिकल अप्रोचेस टू सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। क्लियर। अब अगर हम लोग इसकी बात करें थियोरेटिकल अप्रोचेस टू सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन की, तो इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, सिम्बॉलिक इंटरैक्शन, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म और कन्फ्लिक्ट थ्योरी। तो शुरू करते हैं सबसे पहले किससे, सिम्बॉलिक इंटरैक्शन से, ठीक है। सिम्बॉलिक इंटरैक्शन क्या है हमारा, प्रतीकात्मक संपर्क, ठीक है। यानी कि हम किसी प्रतीक से इंटरैक्ट करते हैं, किसी सिंबल से इंटरैक्ट करते हैं। नाम ही यहीं पे ब्रेक कर रहा है क्या, कि जब हम किसी सिंबल से इंटरैक्ट कर रहे हैं, सिंबल और इंटरैक्ट, क्लियर। जब हम किसी सिंबल से इंटरैक्ट कर रहे हैं तो उसी को कहते हैं सिंबॉलिक इंटरैक्शन। यानी कि अगर हमको कोई, ये एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट है सोशियोलॉजी में जो कि एक्सप्लेन करता है सोशल बिहेवियर, यानी हमारी सोसाइटी है, सोशल बिहेवियर कैसा है, हम कैसे पीपल से इंटरैक्ट करते हैं वाया सिंबल के थ्रू, क्लियर। ये क्या है, एक ऐसा सोशल बिहेवियर है ना, जो हमको एक ऐसा स्कूल है या इसका ऐसा सोच है जो हमको ये बताते हैं कि हमारा सोशल बिहेवियर कैसा है जब हम किसी से इंटरैक्ट करते हैं किसी सिंबल के थ्रू, ठीक है। और ये किसके द्वारा डेवलप हुआ है, तो ये डेवलप हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, हर्बर्ट मीड एंड हर्बर्ट ब्लूमर के द्वारा, ठीक है। हर्बर्ट मीड एंड हर्बर्ट ब्लूमर ने इसको 20वीं सेंचुरी में डेवलप किया था। मीड बिलीव करते हैं कि वन सेल्फ डेवलप थ्रू सोशल इंटरेक्शन। मीड बोलते हैं, हर्बर्ट मीड ने बोला कि कोई भी इंसान है वो डेवलप तभी होता है जब हम सोशली से इंटरैक्ट करते हैं। हम सोशली इंटरैक्ट नहीं करेंगे तो उनके अनुसार कोई अच्छे से डेवलप नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें प्रतीकात्मक सहभागिता क्या है, समाजशास्त्र में एक विचारधारा, एक थॉट है जो कि सामाजिक व्यवहार को बताती है कि लोग प्रतीकों के माध्यम से एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करें, यानी प्रतीक यानी सिंबल्स के माध्यम से हम कैसे व्यवहार करें। अब यहाँ सिंबल किसको बोल रहा है, लाइक हम किसी को ये फिंगर ऐसे करके हम लोग दिखाते हैं ना, ओ वाओ वेरी नाइस ब्यूटीफुल, है ना। किसी को हम किसी के पीठ पे थपथपाते हैं, किसी को हम कुछ भी डिफरेंट तरीके से इशारा करके बुलाते हैं कुछ भी, ये सब क्या सिंबल है। तो हम इस सिंबल के साथ इंटरैक्ट करते हैं, और जब इंटरैक्ट करते हैं तो हम सोसाइटी या बिहेवियर में उसमें घुल मिल जाते हैं एंड डेवलप होना शुरू करते हैं। यानी इससे 20वीं शताब्दी में जॉर्ज हर्बर्ट मीड और हर्बर्ट ब्लूमर जैसे विचारकों द्वारा विकसित किया गया था, ठीक है। मीड का मानना था कि एक व्यक्ति सामाजिक संपर्क के माध्यम से विकसित होता है। अब बात करते हैं जॉर्ज हर्बर्ट मीड जो है वो कंसीडर क्या किया कि फाउंडर ऑफ सिंबॉलिक इंटरैक्शन। अभी जस्ट मैंने बोला कि मीड और ब्लूमर क्या है, सिंबॉलिक इंटरैक्शन के फाउंडर हैं। तो हर्बर्ट ब्लूमर बोले कि उन्होंने कौन सा टर्म कॉइन किया, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, एंड आउटलाइन दीज बेसिक प्रीमाइसेस दैट इज ह्यूमंस इंटरैक्ट विथ थिंग्स बेस्ड ऑन मीनिंग, ठीक है। ह्यूमन कैसे इंटरैक्ट करते हैं, जिस चीज़ों का कुछ मतलब हो, जिस चीज़ों का कोई मीनिंग हो, क्लियर, उसके साथ जो है हर्बर्ट वो, तो ह्यूमन क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं किसी चीज़ों के साथ जिस पे हम मेरा मीनिंग बेस्ड हो, ठीक है। तो यही वो हर्बर्ट ब्लूमर या जो मीड है वो बोलते हैं कि ह्यूमन तभी इंटरैक्ट करेंगे जब कोई चीज़ों का मीनिंग बेस्ड हो, है ना। हम उस सिंबल को तभी सिंबल समझेंगे वो जब हमको पता हो कि उसका मीनिंग क्या है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, हम किसी को बोल रहे हैं वाओ वेरी गुड और इशारा कर रहे हैं फिंगर हैंड से,
ठीक है, कि वाह क्या कमाल किए हो, या कुछ भी इस तरह का कोई इशारा कर रहे हैं। तो अगर सामने वाले को ये पता नहीं है कि वो क्या हमको बोलना चाह रहा है, तो वो इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, वो उधर से रिस्पॉन्स नहीं देगा। हो सकता है वो कुछ गलत समझ ले, हो सकता है कुछ और समझ ले। तो हम इंटरेक्ट तभी करेंगे जब हमको उसका मीनिंग पता हो, या उस पर कुछ ना कुछ मीनिंग होता हो। ठीक है, एस्क्राइब टू दोज थिंग्स। अब वो मीनिंग क्या है, 3 तरीके के बात पे उन्होंने फोकस किया। वो 3 तरीके का बात क्या था, एस्क्राइब टू दोज थिंग, द एस्क्राइब मीनिंग ऑफ थिंग्स कम फ्रॉम आवर इंटरेक्शन विथ अदर्स एंड सोसाइटी। अब जो मीनिंग जिसका हो चुका है, यानी कि कोई चीज़ पे बेस्ड है, मीनिंग होना चाहिए। अब वो मीनिंग कैसे आएगा, जब हम इंटरेक्शन करेंगे दूसरों के साथ और सोसाइटी के साथ। ठीक है, and meaning of things are interpreted by a person when dealing with things in specific circumstances। और उस चीज़ों का जो मीनिंग है वो कब इंटरप्रेट होगा, जब हम उस तरह के सर्कमस्टांसेस के साथ उस समय उस सिम्बॉल्स के साथ डील कर रहे होंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर हमको बोलना है कि वाह वेरी नाइस, और हम सिम्बॉल दिए वेरी नाइस वाला, तो हमको उसी के अब मान लो कि कोई बहुत दुखी है, चोट लग गया, और उसको हम बोल रहे वाह वेरी नाइस, तो ये क्या है, हम गलत सर्कमस्टांसेस या गलत सिचुएशन पे इस सिंबल को इंटरप्रेट कर रहे हैं या उसका मीनिंग दे रहे हैं। तो वो इंसान सामने क्या एक गलत इंटरप्रिटेशन कर सकता है ना। तो इसलिए हमें इंटरेक्शन हम कब करते हैं, किसी स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस के साथ, और जब कोई पर्सन जो है इंटरप्रेट करता है किसी मीनिंग के साथ, तब यानी वो मीनिंग होना चाहिए। यानी 3 चीज़ पे बेस्ड बात क्या, सबसे पहला कि कोई भी सिंबल का मीनिंग होना चाहिए, उस सिंबल को हम इंटरैक्ट कैसे करना है ये जाना आना चाहिए, क्लियर, एंड किस सर्कमस्टांसेस में वो सिंबल यूज होगा ये होना चाहिए पता। ठीक है, जैसे वन माइट इंटरप्रेट अ हैंडशेक एज आइदर अ फ्रेंडली ग्रीटिंग और कूल फेयरवेल, डिपेंडिंग ऑन द कंटेक्स्ट द सिम्बॉलिज्म ऑफ अ हैंडशेक वेरीज। ठीक है, यानी क्या कह रहा है कि सिम्बॉलिज्म, जो हैंडशेक का जो सिंबल है वो डिपेंड करता है कंटेक्स्ट कैसा है, मेरा नेचर कैसा है, मेरा उस समय का सिचुएशन कैसा है, उसके बेसिस पे डिपेंड करता है। हो सकता है हम किसी को फ्रेंडली ओ हेलो हाय, या किसी को बोल रहे हैं कूल ओ कोई चलो ठीक है बहुत अच्छा लगा मिलके, उस समय हैंडशेक कर रहे हैं। मतलब डिपेंड करता है कि हम कब कौन सी सिचुएशन में उस सिंबल का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो यही होता है सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म। यानी जॉर्ज हर्बर्ट मीड को प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, हर्बर्ट मीड को फिर हर्बर्ट ब्लमर ने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद सबको गढ़ा और इन मूल परिसरों की रूपरेखा तैयार की। यानी मनुष्य अर्थ के साथ चीज़ों पर बातचीत करते हैं, सिर्फ अर्थ के साथ उस जो थिंग्स है उसका सिंबल्स का कोई अर्थ होना चाहिए, यानी बिना अर्थ का कोई चीज़ पे बात नहीं करते। उन चीज़ों के लिए चीज़ों की निर्दिष्ट अर्थ दूसरों और समाज के साथ हमारी बातचीत से आता है। और उस जो भी चीज़ के लिए हम बात करें, नाइस का मतलब अगर हम यही समझ रहे हैं, इसका मतलब हम कैसे समझे कि उस सामने वाला भी यही समझा, तो हम उसके साथ इंटरेक्ट करके एक दूसरे से मतलब निकाले कि अच्छा यही मतलब होता है, हम लोग सीखे एक दूसरे से इंटरेक्शन में। चीज़ों का अर्थ किसी व्यक्ति द्वारा विशेष परिस्थितियों में चीज़ों के साथ काम करते समय व्याख्या किया जाता है। यानी किस सिचुएशन में किस परिस्थिति में हम उस सिंबल का यूज़ करें उस टाइम पे इसका विवरण होता है। ठीक है, जैसे एक हैंडशेक की व्याख्या या तो एक अनुकूल ग्रीटिंग या शांत विदाई के रूप में हो सकती है। संदर्भ के आधार पर एक हैंडशेक का प्रतीकवाद भी भिन्न होता है। ठीक है, अब सिंबॉलिक इंटरेक्शन का कॉन्सेप्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म पर्सपेक्टिव, पीपल जो है वो मीनिंग अटैच करते हैं किसके साथ, सिंबल्स के साथ, और फिर उसके अकॉर्डिंग वो सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन करते हैं इस सिंबल का। अब सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन क्यों बोल रहा है, क्योंकि हो सकता है कि हमारे साथ किसी के पीठ पे थपथपाना या किसी को बोलना हैंडशेक करना या कुछ भी का मतलब कुछ और हो सकता है कहीं और जाए उसका मतलब वो कुछ और समझे, है ना। तो इसीलिए सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन बोल रहा है, यानी सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है उस मीनिंग सिंबल को मीनिंग देने के लिए। ठीक है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी दृष्टिकोण के अनुसार लोग प्रतीकों को अर्थ देते हैं और फिर वे इन प्रतीकों की अपनी व्यक्तिपरक व्याख्या के अनुसार कार्य करते हैं। फाइन, द वर्ड्स हैव सर्टेन मीनिंग्स फॉर द सेंडर ड्यूरिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जो सेंडर है उसके पास क्या एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, एक सर्टेन मीनिंग है उस सेंडर के पास जब वो कम्युनिकेशन कर रहा होता है। दे हैव फुली हैव द सेम मीनिंग फॉर द रिसीवर, और वही रिसीवर वो होप करते मतलब सोचते हैं कि वही जो हम बोलना चाह रहे हैं वही सामने जो रिसीव कर रहा है मेरे बातों को वही रिसीव करें। ठीक है, इन अदर टर्म्स वर्ड्स आर नॉट स्टैटिक थिंग्स बट दे रिक्वायर इंटेंशन एंड इंटरप्रिटेशन। यानी दूसरे टर्म में क्या बोल रहे हैं कि जो वर्ड्स है वो स्टैटिक नहीं है, ये नहीं कि इसका मतलब यही है फिक्स है,
नहीं, सिंबल्स का जो वर्ड्स को हम सिंबल के थ्रू जो वर्ड्स दे रहे हैं वो, इसका मतलब ये नहीं वो फिक्स है। वो क्या बोल रहे हैं, मेरा इंटेंशन क्या है, हम इंटरप्रिटेट क्या करना चाह रहे हैं, इस पर वो चेंज होते रहता है। ठीक है, उसकी वो एक्सप्लेनेशन या रिक्वायरमेंट जो है वो बदलते रहती है। फाइन, तो क्लियर हो गया। यानी क्या बोल रहा है, सीधा ध्यान रखना है कि सेंडर मीनिंग, सेंडर के लिए जो मीनिंग है वही किसके लिए होना चाहिए, होप करता है रिसीवर के लिए। और अगर दूसरे बात में बोलें तो वर्ड्स क्या है, स्टैटिक चीज़ नहीं है, वो रिक्वायर करता है कैसा इंटेंशन और क्या इंटरप्रिटेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, यानी प्रभावी संचार के दौरान प्रेषक के लिए शब्दों के कुछ अर्थ हैं, वे उम्मीद करते हैं कि रिसीवर के लिए वही अर्थ होगा। ठीक है, अन्य शब्दों में शब्द स्थिर चीज़ें नहीं है, लेकिन उन्हें इरादे और व्याख्या की आवश्यकता होती है। इसीलिए सिंबॉलिक इंटरेक्शन क्या है, एक सीरियस थॉट देता है कि कैसे जो पीपल है वो एक्ट करते हैं, एंड देन सीक्स टू डिटरमाइन व्हाट मीनिंग्स इंडिविजुअल असाइन टू देयर ओन एक्शन एंड सिंबल एज वेल एज टू दोज ऑफ अदर्स। क्लियर, और ये वो असाइन करते हैं कि जो एक्शन या सिंबल है वो क्या मीनिंग देते हैं किसी इंडिविजुअल को या फिर किसी दूसरे को, जिसके थ्रू वो पीपल जो है वो एक्ट करते हैं। क्लियर, यानी इस प्रकार प्रतीकात्मक बातचीत करने वाले गंभीर विचार देते हैं कि लोग कैसे कार्य करते हैं, और फिर यह निर्धारित करने का प्रयास करते हैं कि व्यक्ति अपने स्वयं के कार्यों और प्रतीकों के साथ साथ दूसरों के लिए क्या अर्थ प्रदान करते हैं। क्लियर, यानी कि सिंबॉलिक इंटरैक्शन हमारा क्या है, सिंबॉलिक इंटरैक्शन रिफ्लेक्ट करता है माइक्रो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। माइक्रो है फ्रेंड्स, सूक्ष्म है, मतलब सूक्ष्म समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। सूक्ष्म क्यों है, अब ये सोचते हैं, आप खुद सोचो, एक छोटा सा सिंबल जो है मेरे लिए कुछ मीनिंग रखता है, किसी और के लिए कुछ मीनिंग रखता है। हम एक ऐसा बना दिए और उसमें ऐसा ऐसा कर दिए, है ना, और ऐसे कुछ भी ऐसा, मेरा ड्राइंग बहुत ख़राब है ना, कुछ भी ऐसा कर दिए, एक ऐसा इमोजी बना दिए और फिर इसमें ऐसे 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 कर दिए, ऐसे कर दिए, कोई ऐसे कर दिया, कोई इसी को ऐसे ऐसे दांत दिखा दिया, कुछ भी इस टाइप का कोई भी। तो सिंबल क्या है, माइक्रो क्यों बोला जा रहा है, इसलिए माइक्रो बोला जाता है इसको, क्योंकि हर कोई अपना अपना अलग अलग इंटरप्रेट करे। यानी हम उस चीज़ को या उस सिंबल को बहुत दूर तक नहीं ले जा सकते, क्योंकि हो सकता है हम इस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में निकले, उस सिंबल का मतलब कुछ और हो जाए, यानी कि मीनिंग टर्म्स चेंज हो जाए। तो वो क्या है, वो ये बोलता है कि वो माइक्रो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, और लार्जली कैसे इन्फ्लुएंस होता है, वर्क ऑफ अर्ली सोशियोलॉजिस्ट एंड फिलोसोफर्स। ठीक है, जैसे जॉर्ज सिमेल, चार्ल्स कूले, जॉर्ज हर्बर्ट मीड एंड एर्विंग गोफमैन, इन लोगों ने इसको रखा था बात। तो अभी तक में हम लोगों को क्या याद रखना है, सिंबल के थ्रू ये वो कि सिंबल के थ्रू कैसे इंटरेक्शन करते हैं। सिंबल का 3 पॉइंट होता है, एक मीनिंग देना वर्ड्स को थ्रू, दूसरा हम लोग चीज़ों का मीनिंग हम कैसे समझते हैं जब इस सोसाइटी में इंटरैक्ट करते हैं तब, और तीसरा वो जो है सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन होता है। एंड द फोर्थ पॉइंट क्या, ये कि वो माइक्रो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरी की ओर चलते हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। अब सोचो, जैसे सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म को हम लोग ना ब्रेक किए, सिंबल और इंटरेक्शन, यानी सिंबल के थ्रू इंटरेक्शन कर रहे थे, उसी तरह से स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को भी ब्रेक करते हैं। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म क्या बोलता है कि हम एक सोसाइटी का एक स्ट्रक्चर होता है, और उस स्ट्रक्चर के थ्रू हम सर्व करते हैं सोसाइटी को, जो कि हमारा फंक्शन होता है। तो ये क्या है, वो ये क्या हो जाएगा, आपको सोचो, हो सकता है यहाँ पे है कि कोई भी बाहर से पीपल आता है, उनको अच्छे से रिस्पेक्ट देना है, डिग्निटी, लेबर, ये सब मेंटेन रखना है, ये सारा हमारा है। तो क्या बाहर कहीं और जाएंगे तो वहाँ क्या मारना है, कूटना है कि अच्छा बेटा थी आए हो, आओ आओ कूटेंगे, ऐसा तो नहीं है। वहाँ भी क्या, वहाँ भी रिस्पेक्ट देना, वहाँ भी डिग्निटी है, सब कुछ मेंटेन रखना है। यानी वो फंक्शन जो हम यहाँ बिहेव करें, कहीं और जाएंगे वहाँ भी वही फंक्शन बिहेव करेंगे, उसके अलावा कहीं और जाएंगे वहाँ भी वही फंक्शन बिहेव करेंगे। तो आप खुद सोचो कि इसका लेवल कितना दूर तक जा रहा है, सेम। तो इसलिए ये क्या हो गया, ये मैक्रो फोकस हो गया, मैक्रो चीज़ पे फोकस करता है ना, बड़ी चीज़ों पे फोकस करता है। वो माइक्रो लेवल था और ये मैक्रो लेवल है, पहला डिफरेंस। दूसरा, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म थ्योरी फोकसेस ऑन द वेज दैट यूनिवर्सल एजुकेशन सर्व्स द नीड्स ऑफ सोसाइटी। जो यूनिवर्सल एजुकेशन है वो सोसाइटी के नीड को सर्व करता है, हमारे समाज का क्या ज़रूरत है उनको पूरा करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो यही हिंदी में भी एक बार मैं रीड कर देती हूँ, ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। संरचनात्मक कार्यात्मकता जो है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म सिद्धांत उन तरीकों पर केंद्रित है जो सार्वभौमिक शिक्षा समाज की ज़रूरतों को पूरा करता है, और ये क्या है, मैक्रो समाजशास्त्रीय है। ठीक है,
फिर डरकेहीम जो है इसके फाउंडर है, डरकेहीम द फाउंडर ऑफ फंक्शनलिस्ट थ्योरी, याद रखना है। अच्छा चलो, इंटरेक्शन थ्योरी के फाउंडर कौन है? यस गुड, हर्बर्ट मीड एंड ब्लूमर, ठीक है। उन्होंने यह बोला कि जो लैटेंट रोल ऑफ एजुकेशन एज वन ऑफ सोशलाइजिंग पीपल इनटू सोसाइटीज मेन स्ट्रीम। लैटेंट मतलब छुपा हुआ जो एजुकेशन का रोल है, एजुकेशन का तो रोल बहुत है, इंडिविजुअल को डेवलप करना, इंडिविजुअल का मेंटल फिजिकल कंप्लीट डेवलपमेंट, और भी बहुत कुछ है, ट्रुथ सामने लाना, ये सारा एजुकेशन का है, सिंसियर बनाना, डिसिप्लिन्ड बनाना, ये सब है। लेकिन जो लैटेंट रोल है यानी जो छुपा हुआ रोल है एजुकेशन से, वो क्या है? पीपल को सोशलाइज करना। हम सोसाइटी में पीपल को क्या करते हैं? सोशलाइज करते हैं उनके सोसाइटी में। दिस मॉरल एजुकेशन, और ये क्या, इसको एमएलए ने क्या नाम दिया? मॉरल एजुकेशन। फ्रेंड्स इसको रेड से क्यों लिखा है? इसलिए कि ध्यान रखना कि एमएलए डरकेहीम जो है वो फंक्शनलिस्ट थ्योरी दिए हैं, ठीक है। आगे देखोगे कि एमिली डरकेहीम के लिए एक आया है कि जो सोसाइटी चेंज नहीं, एजुकेशन चेंज नहीं करता सोसाइटी को, बल्कि सोसाइटी से एजुकेशन चेंज होता है। इस तरह का एक स्टेटमेंट है, वो मैं बताऊंगी आपको आगे क्वेश्चंस में, या हो सकता है मॉक में दूं, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आया हुआ है, अभी वो मुझे पूरे स्टेटमेंट अच्छे से याद नहीं है, बट हाँ किसी को ध्यान में होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखना क्या था। सोसाइटी चेंजेज एजुकेशन, सोसाइटी के चेंज होने से एजुकेशन चेंज होता है, एजुकेशन के चेंज होने से सोसाइटी चेंज नहीं होता है, शायद कुछ ऐसा ही था, ठीक है। इसी टाइप का कुछ था, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है, जिसको याद होगा वो कमेंट में लिख देगा, फाइन। तो ये मोरल एजुकेशन है, एज ही कॉल इट, हेल्प फ्रॉम अ मोर कोहेसिव सोशल स्ट्रक्चर बाय ब्रिंगिंग टुगेदर पीपल फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड विच इकोज द हिस्टोरिकल कंसर्न ऑफ द पीपल। मतलब बोल रहा है, डरकीम बोलते हैं कि जो फंक्शनलिस्ट थ्योरी है वो हमको ये बताते हैं कि जो एजुकेशन का छुपा हुआ रोल है वो क्या है? पीपल को सोशलाइज करना, लोगों को सोशलाइज करना, और ये एक तरह का क्या है? मोरल एजुकेशन है। क्यों? क्योंकि ये जो है पीपल को हेल्प करता है कि दूसरे जगह से, डाइवर्स बैकग्राउंड से सबको एक जगह लाएं, एक जगह ब्रिंग करें और इनको सोसाइटी के स्ट्रक्चर में ढालें, उनको सोशल फंक्शन समझाएं, सोसाइटी के स्ट्रक्चर में कंसर्न दिखाएं, ठीक है। तो ये एमिली डरकीम का फंक्शनलिस्ट थ्योरी बोलता है। हिंदी में देखते हैं। फंक्शनलिस्ट थ्योरी के संस्थापक दुर्कीम ने शिक्षा की अव्यक्त भूमिका को शिक्षा के रूप में समाज के मुख्य धारा में लोगों को सामाजिक रूप से पहचानने में से एक के रूप में पहचाना। इस नैतिक शिक्षा के रूप में उन्होंने इसे बुलाया, विविध पृष्ठभूमि से लोगों का एक साथ लाकर एक अधिक सामंजस्य सामाजिक संरचना से मदद की, जो लोगों की ऐतिहासिक चिंता को प्रतिध्वनित करता है। तो यहाँ पे क्या समझना है? बस इतना समझना है कि मुख्य धारा क्या है शिक्षा का, वो ये कि हमें नैतिक शिक्षा अपनाना है, ठीक है, और सामाजिक रूप में पहचानने के लिए एक ऐसा रूप बनाना है, ठीक, समाज में अपने आप को पहचान बनाने के लिए। स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट जो है वो इंटरप्रीट करता है कि ईच पार्ट ऑफ सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ हाउ इट कंट्रीब्यूट्स टू द स्टेबिलिटी ऑफ द होल सोसाइटी। मतलब ये बताते हैं कि सोसाइटी का हर एक पार्ट, हर एक भाग जो है वो कैसे कंट्रीब्यूट करता है हमारे पूरे सोसाइटी को स्टेबल बनाने में, स्थिर बनाने में, है ना, अच्छा बनाने में, डेवलप करने में। यानी सोसाइटी इज़ मोर दैन द सम ऑफ इट्स पार्ट, यानी सोसाइटी क्या है, उसका जो छोटा छोटा टुकड़ा है उससे ज़्यादा है। रादर ईच पार्ट ऑफ सोसाइटी इज फंक्शनल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द होल, जबकि हर एक पार्ट क्या है, फंक्शनल है पूरे होल सोसाइटी की स्टेबिलिटी के लिए। और खुद इसको हम अपने एज अ ह्यूमन बॉडी से डील करते हैं। ह्यूमन बॉडी का हर एक बॉडी पार्ट जो वो क्या है, वो एक सम है किसका, एज अ होल ह्यूमन बॉडी का। अगर हम सबको मिला दो तो एक होल ह्यूमन बॉडी बन जाएगा, जो भी बॉडी पार्ट्स है। और हर एक बॉडी पार्ट्स का कुछ ना कुछ फंक्शन है, हर एक ऑर्गन्स का कुछ ना कुछ फंक्शन है, हर एक टिश्यूज़ का कुछ ना कुछ फंक्शंस है। तो ये सब क्या है, हमारा शरीर का हर एक जो भाग है, हर एक चीज़ जो कोई ना कोई फंक्शन बना रहा है, जिसके कारण हम पूरे के पूरे क्या है, स्टेबल है, हेल्दी है। उसी तरह से सोसाइटी में भी जो सोसाइटी के छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो क्या करते हैं, वो सोसाइटी को फंक्शनल बनाते हैं, स्टेबिलिटी रखते हैं उनमें, ठीक है। डरकीम एक्चुअली इन्विजन सोसाइटी एज एन ऑर्गेनिज्म, जो मैंने एक्सप्लेन किया कि वो क्या बोलते हैं, सोसाइटी के एक ऑर्गेनिज्म मानते हैं। जस्ट लाइक विद इन एन ऑर्गेनिज्म ईच कंपोनेंट, जैसे हर एक इंसान के अंदर जो हर एक पार्ट है वो एक नेसेसरी भाग, आवश्यक भाग निभाता है, एक फंक्शन करता है, मगर बट नन कैन फंक्शन अलोन, लेकिन कोई भी अकेला फंक्शन नहीं कर सकता, सब एक दूसरे से जुड़ा है। एंड वन एक्सपीरियंसेस अ क्राइसिस और फेलियर, अदर पार्ट मस्ट अडेप्ट टू फील द वॉइड इन सेम। अगर कोई एक चीज़ खराब हो जाए तो दूसरा पार्ट क्या है, उस वॉइड को
फुलफ़िल करने की, उस खाली जगह को फुलफ़िल करने की कोशिश करता है। वही काम सोसाइटी में है। अगर सोसाइटी में हर एक पार्ट फंक्शनल है, हर एक पार्ट अपना अपना फंक्शन निभाता है, अगर सोसाइटी का कोई पार्ट नहीं है या वॉइड हो गया, खाली है वो चीज़, तो उसके जगह पे कोई हम जो बचे हुए हैं वो उसका हिस्सा या उसका फंक्शन या जो उसका भागीदारी है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यानी संरचित कार्य मागता समाज के प्रत्येक हिस्से की व्याख्या करती है कि यह पूरे समाज की स्थिरता में कैसे योगदान देता है। समाज अपने भागों के योग से अधिक है, बल्कि समाज का प्रत्येक भाग संपूर्ण स्थिरता के लिए क्रियाशील है। दुर्खिम ने वास्तव में एक जीव के रूप में समाज की कल्पना की और एक जीव के भीतर की तरह प्रत्येक घटक एक आवश्यक भूमिका निभाता है। अखरोट कोई भी अकेले काम नहीं कर सकता है और एक संकट या विफलता का अनुभव करता है। अन्य भागों को उसी तरह सुनने के भरने के लिए अनुकूल होना चाहिए। मतलब वही जो मैंने बोला कि अन्य जो भी पार्ट्स हैं या जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके दूसरा पार्ट में जो वाइड हो जाता है, गायब हो जाता है या खराब हो जाता है, तो उसका भागीदारी कौन है? दूसरा वो हेल्प करता है। ठीक है, तो ये था स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म। अब इसमें याद क्या रखना है, बहुत इजी सा है, इसमें कुछ वैसा नहीं है। स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म बस याद रखना है किसने दिया, एमिली डर्कheim ने। फिर उन्होंने मोरल एजुकेशन की बात की, फिर उन्होंने बोला कि हर एक सोसाइटी अपना अपना फंक्शन पार्ट करेगा। ये क्या है, ये मैक्रो फोकस है, मैक्रो लेवल पे फोकस करता है। क्लियर, तो ये सब बात ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, संघर्ष का सिद्धांत। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी क्या बोलता है हमें कि एजुकेशनल सिस्टम जो है वो रीइंफोर्स करता है सोशल इनइक्वालिटीज़ को, जो कि अराइज होता है कैसे, क्लास डिफरेंसेस जहाँ पे होता है, क्लास में, जेंडर में, रेस में, एथनिसिटी में, इन सब चीज़ों में जब डिफरेंसेस आ जाता है तो क्या है, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी अराइज करता है एजुकेशन सिस्टम। सम कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जो है वो बिलीव करते हैं कि एजुकेशन कैसे कंट्रोल दिया जाता है, स्टेट के द्वारा, जो कि किसके द्वारा कंट्रोल हो जाता है, कुछ पावर्स के द्वारा। और इसका पर्पस क्या है, इनइक्वालिटीज़ जो सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रही है, लेजिटिमेट करी है, उनको एक्सेप्टेबल आइडियाज़ के साथ जो एक्चुअली वर्क करे डोमिनेंट ग्रुप को प्रिविलेज करने के लिए, ऐसा बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी वाले। वो क्या बोलते हैं कि सोसाइटी में जो है एजुकेशन है वो सोसाइटी के द्वारा, स्टेट के द्वारा होता है, और स्टेट में कुछ ना कुछ पावर होते हैं, और वो पावर का पर्पस क्या है कि लोगों को इनइक्वालिटी की ओर रिप्रोड्यूस करना है ना। उनका ये है कि पोजीशन, प्रिविलेज पोजीशन किसको दिया जाए, जो डोमिनेंट ग्रुप के हैं, जो बहुत पैसे वाले हैं या जो डोमिनेंट ग्रुप में बिलोंग करते हैं, उनके लिए है। ये बोलते हैं कुछ कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज जो है वो ये बिलीव करते हैं। जैसे संघर्ष सिद्धांत उस शैक्षिक प्रणाली पर आधारित है जो वर्ग, नस्ल और जातीयता में अंतर से उत्पन्न होने वाली सामाजिक असमानताओं को पुष्ट करती है। ठीक है, उस संघर्ष सिद्धांतकारों का मानना है कि शिक्षा के राज्य द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो शक्ति के साथ उन लोगों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसका उद्देश्य समाज में पहले से मौजूद असमानताओं को, जो पहले से इनइक्वालिटी है, उसको पुनः पेश करना है और साथ ही स्वीकार्य विचार को वैध बनाना है, जो वास्तव में प्रमुख समूह के विशेषाधिकार प्राप्त पदों को मजबूत करने के लिए काम करते हैं। यानी जो जिनको ऑलरेडी विशेष अधिकार मिला हुआ है, जिनको ऑलरेडी एक पोजीशन मिला हुआ है, उनको स्ट्रॉन्ग करने में वो काम करते हैं। ऐसा कुछ संघर्षकारी सिद्धांतकार जो है वो सोचते हैं। दिस पर्सपेक्टिव हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग डिटर्मिनिस्टिक, पेसिमिस्टिक एंड अलाउ नथिंग फॉर देयर एजेंसी ऑफ इंडिविजुअल्स टू इम्प्रूव देयर सिचुएशन। ठीक है, अब ये जो पर्सपेक्टिव है या निर्धारक जो भी है इनके, वो बोलते हैं कि ये निराशावादी और व्यक्तियों की एजेंसी को अपनी स्थिति में सुधार करने के लिए कुछ भी नहीं करने की आलोचना की गई है। यानी जो पहले से सिचुएशन चला आ रहा है इनइक्वालिटीज़ का या फिर जो भी निराशावादी का, इन सब चीज़ को, सिचुएशन को सुधारने की बात नहीं कही गई है। ठीक है, ये बोलते हैं कि हाउ दोज हु पोजेस मोर पावर इन सोसाइटी एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर दोज विथ लेस पावर। वो बोलते हैं कि जो सोसाइटी में जिनके पास बहुत ज़्यादा पावर है, ताकत है, वो जो है किन पे पावर दिखाते हैं, जिनके पास बहुत कम पावर है या ताकत है या जो कमज़ोर हैं। ठीक है, सिद्धांतकारों की रुचि है कि जो लोग समाज में अधिक शक्ति रखते हैं वे कम शक्ति वाले लोगों पर नियंत्रण रखते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज, कंपटीशन ओवर स्कार्स रिसोर्सेज इज द बेसिस ऑफ सोसाइटी कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के थ्रू क्या है कि जो स्कार्स रिसोर्सेज है, यानी स्कार्स यानी जो हमारा
संसाधन है वो दुर्लभ है, यानी कमी है उसकी, ठीक है, वो किसका बेसिस है, सोसाइटी में जो कन्फ्लिक्ट है उसका बेसिस है। और यही कन्फ्लिक्ट जो है आगे चल के सोशल चेंज ले आता है। यानी हम लड़ते हैं झगड़ते हैं इनइक्वालिटीज़ के लिए कि हमारे पास ये कम है, हमारे पास वो कम है, और इस तरह से एक जो है धीरे धीरे सोसाइटी चेंज होने लगता है। किसी के पास कभी कुछ ज़्यादा, कभी किसी के पास, इस तरह से सोसाइटी में चेंज होने लगता है। यानी ये कन्फ्लिक्ट जो है, ये संघर्ष जो है वो क्या करता है, परिवर्तन ले आता है समाज में, ठीक है। अब कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के इम्प्लीकेशन की बात करते हैं। तो रिफॉर्म्स इन एजुकेशन जो है वो कैसे प्रोसीड होता है, चेंजेस इन द इकोनॉमी एंड अदर सोशल स्ट्रक्चर। जो एजुकेशन में रिफॉर्म है उसको हम कैसे चेंज करते हैं, इकोनॉमी में या हमारे पैसे या इकोनॉमी के थ्रू या और भी जो सोशल स्ट्रक्चर है उनमें चेंजेस लाता है। अब सोशल स्ट्रक्चर क्या, हायर कास्ट, लोअर कास्ट, अपर, इन सब चीज़ों के जो सोशल का स्ट्रक्चर है कि ये वो है, ये वाले लोग वहाँ नहीं जाते हैं, वो वाले लोग वहाँ नहीं जाते हैं, ये वाले लोग को जैसे होता है ना अलग अलग नाम, इतना तो मुझे भी पता नहीं है, डिफरेंट नेम्स जो है कि ये काम इसका ही है, यही करेंगे। तो ये चीज़ क्या होने लगता है, कन्फ्लिक्ट के कारण चेंजेस होने लगता है, वो भी अपने फील्ड से आगे बढ़ के निकलता है और जो आगे है वो और आगे निकलता है, ठीक है। यानी एजुकेशन को क्या होना चाहिए, रिव्यू, बार बार जो है रिव्यू करना चाहिए, चेंजेस लाना चाहिए कॉन्स्टेंटली, ताकि हम सारे इंटरेस्टेड ग्रुप्स जो हैं, डिफरेंट ग्रुप जो हैं, सबको एकोमोडेट कर सके। फिर परफॉर्मेंस इन डिफरेंट स्कूल इज़ डिफरेंट, अलग अलग स्कूल में अलग अलग परफॉर्मेंस होता है, अलग अलग एलोकेशन होता है रिसोर्सेज के, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो भी अलग अलग होता है। एंड नेसेसरीली ड्यू टू इंटेलेक्चुअल इंडोमेंट एंड हार्डवर्क, ठीक है, हार्डवर्क ये सब। फिर सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स इन एजुकेशन, एजुकेशन में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट होना चाहिए जो, और वो कैसे अचीव होगा, वो तभी अचीव होगा जब सोशल चेंजेस वाइड होगा, सोसाइटी में चेंजेस वाइडर प्लेस पे होगा, वाइडर यानी हर तरफ से होगा, एक ही तरफ से नहीं, चेंजेस पूरी दुनिया में होना चाहिए, पूरे सोसाइटी में होना चाहिए। एवरीबडी शुड बी गिवन अ चांस टू कंटिन्यू विथ एजुकेशन, सबको एक मौका मिलना चाहिए कि वो इस शिक्षा ले सके, वो पढ़ाई कर सके, ठीक है। यानी कि शिक्षा के संघर्ष सिद्धांत के निहितार्थ शिक्षा में सुधार, अर्थव्यवस्था और अन्य सामाजिक संरचना में परिवर्तन से पहले होना चाहिए। सभी इच्छुक समूहों को समायोजित करने के लिए शिक्षा की लगातार समीक्षा की जानी चाहिए। संसाधनों के असमान आवंटन और आवश्यक रूप से बौद्धिक बंदोबस्ती और कड़ी मेहनत के कारण विभिन्न स्कूलों में प्रदर्शन अलग है। यानी सबका हार्ड वर्क अलग है, डिफरेंट इंटेलिजेंस सबका अलग अलग है, एलोकेशन जो आवंटन होता है वो सबका अलग अलग है, जिसके कारण हमारा क्या है, जिसके कारण जो हमारा ये शिक्षा के स्कूलों में प्रदर्शन जो है वो अलग है। शिक्षा में महत्वपूर्ण सुधार केवल तभी प्राप्त किए जा सकते हैं जब वे व्यापक सामाजिक परिवर्तन के साथ हैं। वाइडर चेंज, व्यापक चेंज होता है तभी। सभी को शिक्षा के साथ आगे बढ़ने का मौका दिया जाना चाहिए और शिक्षा के साथ आगे बढ़ने का मौका सबको मिलना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस की। तो सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या है, कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव कम टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस। तो यहाँ तक फ्रेंड्स ये न्यू टॉपिक स्टार्ट होता है। हम लोगों ने सोशियोलॉजी का 2 पार्ट ख़त्म कर लिया है, ठीक है, तीसरा पार्ट है ये, टोटल 4 पार्ट है इस यूनिट के अंदर भी। तो ये सोशल इंस्टीट्यूशन तीसरा पार्ट चल रहा है। ये क्या बोलता है कि ग्रुप ऑफ पीपल्स पास आते हैं कॉमन पर्पस के लिए, उनका एक कॉमन उद्देश्य होता है, उसके लिए साथ आते हैं। यानी सोशल इंस्टीट्यूशन क्या है, एक कॉम्प्लेक्स और इंटीग्रेटेड सेट ऑफ सोशल नॉर्म्स है, जहाँ पे मिला जुला नॉर्म्स है, रूल्स है, कॉम्प्लेक्स है, जो कि ऑर्गेनाइज होता है अराउंड द रिजर्वेशन ऑफ अ बेसिक सोसाइटल वैल्यू, जो कि एक बेसिक सोसाइटल वैल्यू में क्या होता है, रिजर्व होता है। अब सोशल इंस्टीट्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो क्या है, सबसे पहला सोशल इंस्टीट्यूशन हैज सम डेफिनिट ऑब्जेक्टिव एंड मल्टीपल फंक्शंस टू मीट गोल्स। एक फिक्स ऑब्जेक्टिव होता है, एक डेफिनिट ऑब्जेक्टिव है कि भाई हमको ये से रखना है, और उस ऑब्जेक्टिव को पहुंचने के लिए या पूरा करने के लिए बहुत सारे हम फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ताकि हमारा जो प्राइमरी नीड है, खाना कपड़ा मकान जो है, रोटी कपड़ा मकान जो बोलते हैं, वो फुलफिल हो सके, ठीक है। दे हैव डेफिनेट प्रोसीजर्स विच आर बेस्ड ऑन कस्टम एंड ट्रेडिशंस। उनका कुछ ना कुछ प्रोसीजर होता है, कुछ रीति रिवाज होते हैं जो कि कुछ ना कुछ उनके कस्टम्स और उनके ट्रेडिशंस पे बेस्ड होते हैं। दे डिपेंड अपॉन द कलेक्टिव एक्टिविटीज़ ऑफ पीपल। वो किस पे डिपेंड है, कलेक्टिव एक्टिविटीज़, लोगों का जो कलेक्टिव एक्टिविटीज़ है, काम है, इन सब पे किस डिपेंड होते हैं। दे आर इंटरडिपेंडेंट विद इन अ सोसाइटी, वो एक दूसरे सोसाइटी पर डिपेंडेंट है। एज नो इंस्टीट्यूशन कैन एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूशन जो वह खुद नहीं एग्जिस्ट हो सकता है, उसको एग्जिस्ट करने के लिए दूसरे के सपोर्ट लेने हैं, दूसरे को तीसरे की, इस तरह से सपोर्टिंग चाहिए,
ठीक है, यानी इंटरडिपेंडेंस चाहिए। दे आर पैटर्न ऑफ बिहेवियर ग्रुप्ड अबाउट द सेंट्रल नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग इन सोसाइटी, यानी वो उनमें क्या है, बिहेवियर का एक पैटर्न है देखा जाता है जो कि किसी भी सोसाइटी का सेंट्रल नीड है, जिस वही पैटर्न हर एक सोसाइटी फॉलो करता है। इंस्टीट्यूशंस आर कनेक्टेड थ्रू स्टेटस एंड रोल ऑफ द मेंबर, जो इंस्टीट्यूशंस है वो एक दूसरे से स्टेटस के थ्रू कनेक्ट होते हैं, किसका क्या स्टेटस है, कैसा है, एंड उन मेंबर्स का रोल क्या है। ठीक है, अब सोशल इंस्टीट्यूशंस के फंक्शन की बात करते हैं तो ये क्या सिंप्लीफाई करता है, एक्शन एंड वर्क ऑफ एन इंडिविजुअल, प्रोवाइड करता है एक मीन्स टू कंट्रोल द सोसाइटी एंड पीपल हु कंस्टिट्यूट इट। हर एक इंडिविजुअल असाइन करता है एक रोल डिपेंडिंग ऑन विच ही कैन अचीव एंड रेगुलेट हिज स्टेटस। हेल्प्स टू मेंटेन द ऑर्डर इन द सोसाइटी, सोसाइटी में एक ऑर्डर मेंटेन रखता है। एक्ट एज स्टिमुलस बाय गिविंग द रिक्वायर्ड फ्रीडम सेटिस्फाइज द बेसिक नीड्स ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का जो बेसिक नीड है उसको सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, अब सोशल इंस्टीट्यूशंस का टाइप देखते हैं तो उसमें हमारा फैमिली आ जाएगा, स्कूल आ जाएगा, सोसाइटी आ जाएगा। ठीक है, फिर सोसाइटी के कुछ फंक्शंस हैं, ये सब छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स ये चौथा जो टॉपिक है हमारा सोशल मूवमेंट, ये बड़ा है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछता है, आता है एग्जाम में क्वेश्चन, रिलेटिव डिप्राइवेशन से इस बार आया भी था, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो फिर ये हमारा 1C मतलब ट्यूसडे को ख़त्म हो जाएगा, तो फिर 1D हम लोग वेडनेसडे से स्टार्ट कर देंगे। एंड जैसे ही 1D ख़त्म होगा फ्रेंड्स, मैं आपका मेजर यूनिट यानी यूनिट 6 जो है उसको स्टैटिस्टिक्स के साथ पूरा हर एक टर्म बेसिक से धीरे धीरे ख़त्म कर दूंगी। आपका जो एक टेंशन है कि सिलेबस मैम ख़त्म कर पाएंगी टाइम पे या नहीं, तो वो मैं कर दूंगी ख़त्म। ठीक है, इन ख़त्म कर दूंगी इन द सेंस कि पहले जो आपका मेजर पोर्शन जिसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, तो वो क्या है हमारा 1, 6 और 3। तो 1 के बाद 6 पढ़ाऊंगी और 6 के बाद पहले 9 पढ़ाऊंगी। 9 बड़े मज़ेदार पूरा कहानी वहानी चुटकुले के साथ पढ़ाऊंगी। फिर मैं 3 पढ़ाऊंगी, क्योंकि 3 ऐसा यूनिट है जिसे क्वेश्चन आता ही है और उसको ना याद रखना ज़रूरी है, तो जितना लेट पढ़ेंगे उतना ज़्यादा याद रहेगा। ठीक है, तो पहले 1, फिर 6, फिर 3, फिर 9, बाकी तो फिर 4, 5, 7 कोई ऐसा उसमें से जो कुछ टॉपिक्स उठाऊंगी एंड वैसे करके पूरा कंप्लीट यूनिट करा दूंगी। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है फ्रेंड्स, आपसे ज़्यादा मैं सोचती हूँ कि किसी भी तरह आपका सिलेबस ख़त्म करना है जब मैंने प्रॉमिस किया है, तो इसलिए ये मत सोचना मैं सिलेबस ख़त्म करा पाऊँगी या नहीं। ठीक है, सो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और बताओ कि हाँ भाई फ्री में क्लासेस चल रहा है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ताकि उन्हें भी बेनिफिट हो सके। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।